तो ये कॉमिक भी उन्हीं कॉमिक की ही तरह है जिसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा ही तंग किया जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन हर एक चैप्टर के खत्म होने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर क्या से क्या बन जाता है देखते-देखते। जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को पैसा, मनी, दारू और इसके साथ-साथ लड़कियाँ भी मिलती हैं जो कि 1-2 नहीं बल्कि कई सारी होती हैं। तो अब फालतू चीज़ों को साइड रखते हुए हम अपने मेन कैरेक्टर का इंट्रो देखते हैं जो कि यहाँ पर खुद ही अपनी दुःख भरी दास्तान को सुनाने लगता है और वो बताता है कि उसका नाम स्यूजिन है जो कि यहाँ पर अनाथ है और वो एक बूढ़े से मिस्टर लिन नाम के पर्सन के टेक केयर के अंदर है, जो कि बचपन से ही उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं। लेकिन फैमिली के बाकी लोगों को भी ये चीज़ कहाँ अच्छी लगने वाली थी, यहाँ तक कि नौकर-नौकरानियों को भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खराब लगती है और वो लोग बिना किसी वजह के ही बचपन से ही मेरा तिरस्कार करने लगते हैं और वो मेरे साथ हर वो बुरी चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि वो कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे वो मुझे नीचा दिखाते हुए हमेशा यही बात कह रहे हो कि मैं इस फैमिली के अंदर आने के लायक ही नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर लिन जिनका रवैया मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा ही अलग था, वो हमेशा दूसरों की तरीके नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहते और वो हमेशा मेरी अच्छे से देखभाल करते थे। यहाँ तक कि अपनी ग्रैंड डॉटर का हाथ भी उन्होंने मेरे हाथों में दे दिया था और उन्होंने इसके लिए उसके मॉम डैड से भी पूछना सही नहीं समझा और उन्होंने हमेशा से ही हर चीज़ के अंदर मेरा सपोर्ट किया है और वो जो भी मेरे लिए कर सकते थे उन्होंने वो सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे साथ कभी भी अच्छी नहीं हुई, वह चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी होती गई जितनी ज़्यादा मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी ग्रैंड डॉटर भी जिसका नाम लिन क्यूसुआन है, वो अभी हमेशा बाकी लोगों की तरीके ही मुझे क्रिटिसाइज़ करती रहती थी। यहाँ तक कि मेरी वाइफ़ होने के बावजूद भी उसने 3 सालों के अंदर मुझे एक बार भी छूने नहीं दिया खुद को और इसके अलावा उसने ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा जिस मौके के अंदर उसने मेरे साथ कुछ भी बुरा ना किया हो। लेकिन अभी हाल ही में क्यूसिन ने एकदम हद ही पार कर दी। उसने यहाँ पर अपनी छोटी सिस्टर की मदद से मतलब बड़ी सिस्टर की मदद से एक घटिया सा प्लान बनाया जिसके अंदर वही मेरे साथ करीब आ रही थी और इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से दिखाया जैसे कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। जहाँ पर फैमिली के बाकी मेंबर्स ने भी यहाँ पर घी तेल वाला काम किया और यहाँ पर मिस्टर लिन भी क्या ही कर सकते थे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो चुकी थी और वो अपने बुढ़ापे में मुझे कितना ज़्यादा ही सपोर्ट कर सकते थे और यहाँ पर उन दोनों बहनों ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसी की मदद से मुझे फैमिली से बाहर निकलवा दिया और वह भी पूरी तरीके से धक्के मारकर। लेकिन उन दोनों का मन तो यहाँ पर इतने से कहाँ भरने वाला था, उन्होंने तो यहाँ पर मेरे जाने के बाद मेरे को मारने के लिए गुंडों को भी हायर कर लिया था और इन गुंडों को जितने पैसे मिले थे उसी पैसे के हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पर मेरी ठुकाई की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर ज़्यादा नहीं मारा बल्कि इतना ही मारा जितने से मैं पूरा अधमरा हो जाऊँ और 2-4 दिन के अंदर यहाँ वहाँ टहलते हुए खुद ही मर जाऊँ। लेकिन मरने से पहले जब मेरी आंखें बंद हो रही थी तभी मैंने एक खूबसूरत लड़की के 2 पैरों को देखा और जब तक मैं अपनी निगाहों को ऊपर कर कर उस लड़की को देख पाता तब तक मैं पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था। जिसके बाद मैंने अपनी आंखों को जैसे ही खोला मुझे दिखाई पड़ा एक रेगिस्तान जहाँ पर काफ़ी सारी तलवारें गाड़ी हुई थी, लेकिन पर मैं लहरों के ऊपर था। मुझे भी इस बारे में कुछ ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि एक गोल्डन ड्रैगन की थी और वो जस्ट मेरे सर के ऊपर ही था और वो मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाया, बल्कि मैं इधर-उधर देखते हुए ये कह रहा था कि आखिरकार वो कौन है जो कि मुझसे बात करना चाहता है, प्लीज़ मेरे सामने आओ। और मेरे इतना कहने के साथ ही मैं यहाँ पर देख पाता हूँ उनकी उन आँखों को जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वो मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब भी थी और उस वक़्त मैं अपने आप को फ़ील कर पा रहा था कि मैं पानी के काफ़ी ज़्यादा गहराई के अंदर हूँ और मैं साफ-साफ उस ड्रैगन के ऑरा को सेंस कर सकता था। जहाँ पर वो ड्रैगन एक बड़ी सी ब्रेथ को लेते हुए कहता है कि तुम ड्रैगन के वंश से हो तो आखिरकार तुम यहाँ पर अपने आप को इतना ज़्यादा असहाय कैसे पा सकते हो? जिस पल मैं यह चीज़ देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान था और मैंने हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस पल मैं देख पाया एक काफ़ी ज़्यादा खौफनाक मंज़र को, जहाँ पर एक पर्सन मुझसे कह रहा होता है कि आखिरकार तुम मेरे बस एक डिसेंडेंट हो और मुझे अफ़सोस है कि तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा वीक हो और हालाँकि यहाँ पर और कोई डिसेंडेंट मेरा बचा नहीं हुआ है। तो अफ़सोस मुझे यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस को बस तुम्हें ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम इकलौते ही मेरे डिसेंडेंट बचे हुए हो। जिस पल मैं इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान था और मैं उस वक़्त अपने घुटनों पर आ चुका था, जहाँ पर मैं उस पर्सन से एक ही बात पूछता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा इस चीज़ से मतलब क्या था? क्या तुम कहीं मेरे फ़ादर तो नहीं हो? जिस पर वो पर्सन अपने हाथों को आगे कर लेता है और वो अपने हाथों में किसी तरीके की मैजिकल बॉल को बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद मैं एकदम घबराया हुआ था और मैंने अपनी आँखों को भी बंद कर रखा था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरे पास यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था। मुझे लगा था कि मेरे मरने के बाद यह पर्सन सीधा ही मेरी आत्मा को मिटा देना चाहता है, लेकिन अफ़सोस मैं यहाँ पर उसके बारे में पूरी तरीके से गलत था। उसने यहाँ पर अपने हाथों से थोड़ी-सी एनर्जी को रिलीज़ किया और वह उसे मेरी तरफ रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम मेरी ब्लड लाइन से हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे समझते क्या हो, लेकिन तुम यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लायक हो जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि आगे तुम इसे पाकर कुछ बेहतर करोगे, तो तुम आगे बढ़ो और इसे अपने अंदर कंज़्यूम करो और मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन से हो। और उसके इन्हीं शब्दों के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फैल रही है और मैं उसे जब काफ़ी ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे फ़ील होता है कि कोई मुझे उठा रहा है, जिसके बाद इस कॉमिक की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक मेड हमारे मेन कैरेक्टर की खुलती हुई आँखों को देखकर अपनी यंग लेडी को कह रही होती है कि यंग मिस, यहाँ पर इस बंदे की आँखें खुल रही हैं। जिस पर वो लड़की आगे आती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर ज़्यादा मत हिलो, तुम काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज़्यादा हिल सकते हो और मुझे लगता है कि तुम अपनी सीरियस इंजरी को ध्यान दो और तुम यहाँ पर खुद को जितना जल्दी हो सके रिकवर करने की कोशिश करो, तब तक तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। जहाँ पर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि वहाँ पर उठकर बैठ जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कब से बड़बड़ाए जा रहा था। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो उन चीज़ों को याद करते हुए कहता है कि आखिरकार मेडिसिन बुक का क्या मतलब होता है और एक सेलेस्टियल मार्शल आर्ट आखिरकार ये किस तरीके की चीज़ होती है और आखिरकार उस पर्सन का मतलब क्या था कि मैं कोई ड्रैगन का डिसेंडेंट हूँ जो कि यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बस आखिरी बचा हुआ है।
तभी हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पर डॉक्टर को बुलाने लगती है और वो कहती है कि डॉक्टर यहाँ पर आपका ये पेशेंट उठ चुका है। और वो लड़की डॉक्टर को बुलाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी हो, तो जब तक तुम यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते तब तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा और आराम करना पड़ेगा, और तुम्हें यहाँ पर जब ठीक हो जाओगे तब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद शिव सिंह यहाँ पर उस लड़की को थैंक्स कहता है, जिसके बाद शिव सिंह वहाँ पर उस लड़की से उस लड़की का नाम पूछने लगता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ मिस आप अपना नाम बता सकती हैं, जब मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊंगा तब मैं आपके फेवर को कोशिश करूंगा कि मैं फ्यूचर में लौटा सकूं। जिस पर वो लड़की अपना नाम बताने की बजाय वहाँ पर शिव सिंह से पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारे पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है, तो आखिरकार तुम्हारे पूरे शरीर पर चोट लगी तो लगी कैसे। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर वापस से अपनी बातों को रिपीट करता है और वो कहता है कि मिस आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपके फेवर को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो क्या अपना नाम आप बता सकती हैं मुझे। जिस पर वो लड़की इस बात को सुनने के साथ ही अपने फेस को साइड कर लेती है और वो इस बात को टालते हुए कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं थी जिसने यहाँ पर तुम्हें बचाया है, बल्कि वो मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने कि मुझे कहा था कि यहाँ पर मैं तुम्हें बचा लूँ, तो बस मैं उनके कहने पर ही यहाँ पर तुम्हें लेकर आई हूँ, नहीं तो मैं वहीं पर तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा, क्या ऐसा है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को जानता हूँ, आखिरकार वो है कौन। इस पर हम देखते हैं वो लड़की अपने ग्रैंडपा के बारे में बताते हुए काफी ज्यादा ही दुखी और रोने वाली कंडीशन के अंदर आ जाती है और वो बताती है शिव सिंह से कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर सफरिंग कर रहे हैं एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे ठीक कैसे करूँ, और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बचाने के लिए हर वो कोशिश कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर सारी की सारी अच्छी चीजें कर रही हूँ जिसकी वजह से गॉड मेरे फेवर के अंदर आ जाए और वो मेरे ग्रैंडफादर को ठीक कर दें, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल ठीक देखना चाहती हूँ। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं इसे मेन कैरेक्टर कहूंगा, क्योंकि शिव सिंह कहना काफी ज्यादा ही अजीब बन रहा है। जो कि कहता है उस लड़की से कि वैसे मैंने भी मेडिकल के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, भले ही मुझे कोई डिग्री ना मिली हो, बट मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, तो क्या तुम अपने ग्रैंडफादर से मुझे मिलने दोगी। जिस पर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगती है और वो उससे कहती है कि आखिरकार मैंने उन्हें काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया है, और आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम इन्हें ठीक कर लोगे, और वैसे भी तुमने तो यहाँ पर बस थोड़ी बहुत मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है ना। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर कुछ कहता तो है, लेकिन उसके बाद वसीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस लड़के के ग्रैंडफादर को, जैसे कि वहाँ पर डॉक्टर बता रहे थे उस वक्त कि ग्रैंडफादर आप इस वक्त ना यहाँ पर अपने मानसिक तनाव की वजह से थोड़े बीमार हैं, और इसके अलावा आपके अंदर की यंग एनर्जी जो कि यहाँ पर आपकी बॉडी को काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रही है, और यहाँ पर आपकी बॉडी को हद से ज्यादा ही थकाती जा रही है, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, अगर आपने इसे खा लिया और ऐसे ही टाइम पर लेते रहेंगे तो आप जल्दी ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और एकदम पहले जैसे जवान बन जाएंगे। जिस पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो तो यहाँ पर कुछ घंटों के ही मेहमान बचे हुए हैं, या शायद कुछ दिनों के या फिर महीनों के, क्योंकि तुम उनका काला होता हुआ माथा नहीं देख सकते, और मुझे डर है कि अगर इसका जल्दी ही इलाज नहीं किया जाएगा तो ये बहुत जल्दी ही निकल लेंगे। जी पर हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो, और वैसे भी तुम किसी डॉक्टर को ऐसे ही मेडिकल थोड़ी ना सिखा सकते हो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल तो करो। जिस पर वो डॉक्टर भी कहता है कि हाँ बच्चे तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही एरोगेंट होता जा रहा है, तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा डॉक्टर है क्या, थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज के बारे में जान लेने से कोई इंसान बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन जाता, और वैसे भी मैं डॉक्टर ली हूँ एक डीसी डॉक्टर, तो तुम यहाँ पर मेरे से इस तरीके से तो बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और मिस्टर शिव तो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ इनका नाम मिस्टर शिव है तो ठीक है, अगर इनको कुछ हुआ तो क्या आप इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले सकते हैं। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या था रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वैसे भी उन्हें क्या होने वाला है, और वैसे भी मेरे जैसे महान डॉक्टर ने अगर ये बात कह दी है ना तो ये पूरी तरीके से पत्थर की लकीर हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम इस पत्थर को तोड़ तो क्या हिला भी नहीं सकते। जिस पर हम देखते हैं तभी वहाँ पर मिस्टर शिव के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जिस पर हम देखते हैं मिस्टर शिव के ग्रैंड डॉटर को, जो कि वहाँ पर उनके पास आती है और वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आखिरकार आपने जो कहा था यहाँ पर वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है, और वैसे क्या आप इतनी देर से कुछ ऐसे ही ठीक होने के बारे में बता रहे थे क्या। जिस बात को सुनने के बाद यहाँ पर डॉक्टर ली भी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो यहाँ पर अपनी पत्थर की लकीर के बारे में बातें कर रहा था। जिस पर वो लड़की कहती है कि आपको क्या दिखाई नहीं देता, आपकी पत्थर की लकीर पूरी तरीके से टूट चुकी है, और आपको दिखता नहीं है कि यहाँ पर आपने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। जिस पर वो डॉक्टर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं उस लड़की से कि नहीं नहीं, मुझे माफ करिएगा, इसके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ नहीं जानता और मैं शायद ही इसे क्योर कर पाऊंगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शायद मुझे लगता है कि यही टाइम है कि मुझे यहाँ पर आगे आना चाहिए, और ऐसा करने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर जाकर मिस्टर शिव के सर पर हाथ रखता है और वो कहता है कि मिस्टर शिव की बॉडी इसे और भी ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती, मुझे लगता है कि मुझे इन्हें जल्दी से ही क्योर करना पड़ेगा, भले ही तुम मेरी बात पर भरोसा ना करो। पर हम देखते हैं वो लड़की एकदम डर चुकी थी और वो कहती है कि तुम भले ही मेरे ग्रैंडफादर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें प्लीज बचा लो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एज से, अगर तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचा लोगे तो शिव फैमिली कभी भी तुम्हारी इस काइंडनेस को नहीं भूलेगी। जिस पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने अंदर की ताकत को इस्तेमाल करने लगता है उन्हें क्योर करने के लिए, और वह अपनी पावर को उनके दिमाग के अंदर भेजते हुए उनकी मेंटल इलनेस को ठीक कर रहा होता है, और वो उन्हें बचाने के बारे में कहता है वो अभी अपने मन के अंदर बार बार। और हमारे मेन कैरेक्टर के ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन फॉर्म होता है जो कि उनके सर के अंदर जाने लगता है, और उस ड्रैगन के अंदर जाने की वजह से मिस्टर शिव को यहाँ पर जन्नत मिल चुकी होती है और वो अपने आप को काफी ज्यादा ही हल्का महसूस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं किसी के साथ उनके आसपास का एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका होता है, जिसके बाद मिस्टर शिव वहाँ पर खांसने लगते हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर उनके पास आती है और वो पूछती है कि ग्रैंडफादर आखिरकार क्या आप ठीक हैं। जिस पर मिस्टर शिव जब हाँ में रिप्लाई करते हैं तो डॉक्टर के तो पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे, और वो कहता है घबराते हुए अपने मन के अंदर कि आखिरकार इस बच्चे ने आखिरकार ऐसा कर कैसे दिया, और वो इस बारे में सोचते हुए अपने मन के अंदर कहते हैं कि ना इट लगी ना फिटकरी, काम हो गया एकदम फ्री, लेकिन आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, मतलब कि मैं यहाँ पर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद भी इतनी सारी मेडिसिन और इतनी सारी चीजों को वेस्ट कर रहा था,
जिस पर मिस्टर जो कहते हैं कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड हो और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तो आखिरकार तुम्हारी इस काइंडनेस को शिव फैमिली कभी नहीं भूलेगी। तो मुझे बताओ कि आखिरकार क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकता हूँ? जी पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो तो यहाँ पर मिस शिव थी जिन्होंने कि यहाँ पर मुझे बचाया था, और अगर वो मुझे नहीं बचाती तो मैं तो पहले ही मर चुका होता। और वैसे हमें अभी तक इस लड़की का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन ये शिव फैमिली से रिलेटेड है, तो बस मैंने यहाँ पर इसके सरनेम का यूज कर लिया। जिस पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर मिस यू हंसने लगती हैं, और इसी के साथ मिस यू वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास चली जाती हैं, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती हैं कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया, और अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता ना तो वो भी तुम्हें बचाने के लिए यही करता जो कि मैंने यहाँ पर किया है। जिसके बाद मिस यू हमारे मेन कैरेक्टर से कहती हैं कि वैसे हॉस्पिटल के अंदर तुमने मेरा नाम पूछा था ना, तो मेरा नाम मिस यू है, और मैं यू फैमिली की यंग लेडी हूँ, और तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें वापस से थैंक्स कहता है, और वो अपने मन के अंदर कहता है कि सच में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत है, और सच में शिव फैमिली की यह लड़की लिन फैमिली की उन दोनों लड़कियों से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और एक बार में ही बताने पर इसे मेरा नाम याद रह गया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग हमारे मेन कैरेक्टर के काफ़ी ज़्यादा ही करीब चली आती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी मेरे ग्रैंडफादर और कितने वक्त तक जिंदा रह सकते हैं? जिस बात को मिस्टर शिव भी सुन लेते हैं, और वो कहते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कि विंग आखिरकार ये तुम क्या कह रही हो, और इसके अलावा तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, और वैसे भी जो डेथ है वो हमारी फेथ के साथ जुड़ी हुई है, और लाइफ और डेथ को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वैसे भी तुम्हें इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी तुम यंग मैन, क्या तुम आज रात यहाँ पर रुकना चाहोगे? यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक दावत रखना चाहता हूँ, क्या तुम इसे पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहोगे यहाँ पर रुककर? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, और वो उनसे कहता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पतला हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर मोटा होने के लिए एक डाइट रख रहा हूँ, तो इसी वजह से मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी रात की पार्टी के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को क्यूज-1 टेक्स्ट करती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम ट्रेस कहीं कि आखिरकार तुम इतने सारे लोगों के द्वारा इतनी बुरी तरीके से मारे जाने के बाद भी जिंदा बच गए, तुम तो यहाँ पर मौत को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर दूसरे लोगों के ऊपर बोझ बनो, तो जल्दी करो और वापस से हमारी फैमिली के अंदर आ जाओ। पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल करता है, और वो अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये है क्या, और वैसे भी कोई भी लड़की इतनी ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकती है? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम आ गया है, तो मुझे अभी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी आपका एक दो बार और इलाज करना पड़ेगा, तो मैं आपका टाइम पर इलाज करने के लिए वापस चला आऊंगा ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। जी पर हम देखते हैं मिस विंग कहती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि क्या मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए दरवाजे तक आऊँ, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊँ? और हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद मिस विंग हमारे मेन कैरेक्टर की कोई बात ही नहीं सुनती, और वो जबरदस्ती मेन कैरेक्टर को वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यू को जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे, और वो अपने पास एक बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, और वो उसे कहते हैं कि वैसे ये हमारी फैमिली के लिए है, और मैं नहीं चाहता कि फैमिली के अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसका मुझे रिग्रेट रहे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी जाओ और उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी चीजें पता करो और मुझे इस बारे में बताओ। जिस पर उनका बॉडीगार्ड कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कल शाम तक इन सारी चीजों को तैयार कर दूंगा। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि वहाँ पर क्यूसवान के बुलाने पर उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर उसने बुलाया था। जिस पर हम देखते हैं क्यूसवान को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि यू बास्टर्ड कहीं, क्या आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा देर कैसे हो गई यहाँ पर आने में? तुम्हें पता है कि मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी? जिस पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी यह बात हजम नहीं होती, और वो उसे कहता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी, आखिरकार ये क्या मजाक है? जिस पर वो लड़की कहती है कि स्टूपिड कहीं के, और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सफाई सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, और तुम जल्दी से मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि तुम तो पहले ही लीन फैमिली से बाहर कर दिए गए हो, तो इसलिए बस मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। और ऐसा कहने के साथ ही शिव सिंह वहाँ पर एक क्रीपी से स्माइल करती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बस यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे तुम्हें मिलकर काफी ज्यादा ही अच्छा लगेगा। और ऐसा करने के बाद ही शिव सिंह वहाँ पर एक पर्सन को हक करती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ऐसा करने के बाद कि वैसे दरअसल ये पर्सन सिंगसी ग्रुप का सीईओ है, और इसके अलावा इसका नाम ये एंगी है, जो कि यहाँ पर मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला है, और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें चीट कर रही थी, हाँ मैं कर रही थी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड होने के बावजूद भी मैं लिन फैमिली के अंदर 3 साल तक एक सर्वेंट बनकर रहा हूँ, और इस बीच तुमने मुझे एक बार भी इंसान के नजरिए से बिल्कुल भी नहीं देखा। जिस पर शिव सिंह कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए बिल्कुल हॉनर की बात होनी चाहिए कि तुम मेरे सर्वेंट के तरीके रह पाए, और वैसे भी अब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जल्दी और इस डिवोर्स पेपर के ऊपर अपने साइन करो और जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा फेस और ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहती। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है, और उसे वहाँ पर उसके फेस पर फेंकते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जाता हूँ, और मेरा लिन फैमिली से कोई वास्ता नहीं। जिस पर हम देखते हैं शिव सिंह काफी गुस्से में वहाँ पर बाहर आ जाती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का बिहेवियर करने की मेरे साथ? वापस आओ और अपने घुटनों पर बैठकर उस पेपर को उठाओ और मुझसे माफी मांगते हुए वह पेपर मुझे दो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं अब तुम्हारे आगे बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। और ऐसा करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है, वो वहाँ पर मिस विंग को देखकर हैरान था, और वो उनसे कहता है कि मिस विंग आखिरकार क्या आपने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा? मतलब आखिरकार आप यहाँ पर अभी तक रुकी क्यों हुई हैं? आप अभी तक गए क्यों नहीं? जिस पर मिस विंग कहती है कि मैं तो इतना कर ही सकती हूँ, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा मेरे ग्रैंडफादर ने फोन किया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो तुमसे वापस से मिलना चाहते हैं, तो तुम जल्दी करो और मेरे साथ वहाँ पर चलो। और हम देखते हैं कि मिस विंग से हमारे मेन कैरेक्टर को बात करते हुए देखकर इन दोनों की ही पूरी तरीके से चल जाती है, जहाँ पर जिस पर यांग यिंग कहता है कि इतनी
ज़्यादा खूबसूरत लड़की जैसे कि वो कोई एक्ट्रेस हो। मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो यहाँ पर इस जैसे ड्रेस के साथ क्यों बातें कर रही है और वो उसके साथ यहाँ पर कहाँ जाना चाहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह ज़रूर उसे एक सर्वेंट के तौर पर जॉब देना चाहती होगी, क्योंकि वैसे भी वो तुम्हारे यहाँ 3 साल तक काम कर ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एक स्किलफुल हो गया होगा। जिस पर ज्योतिषी कहती है कि हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छे से काम करता था, यहाँ तक कि हमारे सर्वेंट भी उतना अच्छा काम नहीं कर सकते होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से वह बस उसे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए ही बुला रही होगी। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर शिव को, जिनके पास उनका बॉडीगार्ड आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर शिव, दरअसल आपने मुझे जिस बच्चे की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए कहा था, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया और वो दरअसल और इसके अलावा लिन फैमिली के ग्रैंडफादर ने यहाँ पर उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद अपनी बेटी की शादी भी उसी के साथ करा ली और उसे अपना सन इन लॉ बना लिया था। जिस पर मिस्टर शिव कहते हैं कि ओ लिन फैमिली, आखिरकार वो तो बीजिंग में जाने वाली थी ना। जिस पर वो कहता है पर्सन कि हाँ, अभी वो सारे लोग अभी बीजिंग के अंदर ही हैं। जिस पर मिस्टर शिव कहते हैं कि ओ ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी उनसे कुछ ज़्यादा जान पहचान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वैसे क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि कोई उसे पीछे से सपोर्ट कर रहा हो। जिस पर वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता और वैसे भी वो तो कई सालों से लिन की फैमिली के अंदर उनके ग्रैंडपा की देखभाल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से उसे मेडिसिन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। जिस पर मिस्टर शिव कहते हैं कि ओ अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही उसे महत्व दे दिया था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी के सर पर हाथ रखने से उसकी इलनेस को इस तरीके से भी क्योर किया जा सकता होगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि वो बच्चा उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही लकी था और उसकी लकी किस्मत की वजह से ही ये सब कुछ हो गया। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस बच्चे को एक बार और आजमाना पड़ेगा, तो तुम जल्दी करो यहाँ पर, क्योंकि मैंने उसे लेने के लिए विंग को भेज दिया था। और इसके अलावा तुम जल्दी करो और यहाँ पर डॉक्टर ली को फ़ोन करो और उन्हें जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहो। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जहाँ पर रिंग उसे ले आकर एक कमरे के पास, मेरा मतलब कमरे के अंदर छोड़ देती है और वह वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से उससे उसकी मेडिसिन बनाने के लिए कहती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उससे कि प्लीज़ क्या तुम यहाँ पर किसी को बुला सकती हो जो कि मेरे द्वारा लिखी हुई दवाइयों को यहाँ पर ले आ सके, और इसके अलावा मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए मेडिसिन बनाता हूँ, तब तक तुम अपने ग्रैंडफादर को लेकर वह हॉल के अंदर इकट्ठा हो जाओ। जिस पर विंग कहती है कि तुम बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मेड को भेज देती हूँ जो कि तुम्हारी मदद कर देगी, और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तुम यहाँ पर कह सकते हो, मैं उसे तुरंत यहाँ पर मंगवा दूंगी। और वैसे भी मैं ग्रैंडफादर को लेकर भी हॉल के अंदर पहुंचती हूँ और हम वहीं पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो तुम बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत करना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि विंग के जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पर हाथ रख लेता है और वो कहता है कि अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, और आखिरकार किसी की मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए मैं इतना जल्दी कोई मेडिसिन कैसे बना सकता हूँ। कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो ऐसा करके। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही परेशान होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सर के ऊपर काफी सारी किताबें फ्लोट करने लगती हैं, जो कि रियल में उसी की बॉडी के ही अंदर से निकल रही थी। और यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है, लेकिन वो वहाँ पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उन किताबों में से एक मेडिसिन बनाने वाली किताब को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर एक ह्यूमन थेरेपी की बेसिक किताब दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है अपने मन के अंदर की सच में मुझे लगता है कि यही किताब वो होगी। शायद अगर मैं इस किताब को एक बार समझ जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं उस इलनेस को काफी आसानी से ठीक कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि यह डिसीजन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए यही आजमा कर देखते हैं, बाद में कुछ होगा तो मैं इसे दोबारा से ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर विंग की बात को याद करता है और वो बाहर देखता है तो वहाँ पर सच में एक मेड खड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की मदद के लिए थी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे वह कागज दिखाते हुए कहता है कि वैसे इसके अंदर कुछ मेडिसिन हैं, तो क्या तुम इसे मेरे लिए ले आ सकती हो यहाँ पर। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉल का सीन, जहाँ पर मिस्टर जो कह रहे होते हैं डॉक्टर ली से कि वैसे क्या हुआ, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप 10 साल और छोटे होते और तब मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता था, और मैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देता, लेकिन अभी यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी ऐसा किया तो आपकी करंट सिचुएशन की बॉडी के साथ आप बिल्कुल भी इसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आपकी बहुत आसानी से डेथ हो जाएगी। तभी हम देखते हैं इस बात को सुनकर विंग यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के पास जाती है और वो कहते हैं कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, और वैसे भी मैंने उसे आपके कहने पर बुला लिया और मैंने उसे एक रूम भी दे दिया जहाँ पर वो अपनी दवाई को बना सकता है, और इसके अलावा मैंने उसे उसकी दवाई को बनाने के लिए पूरी की पूरी छूट दे रखी है, तो वह जल्दी आपकी दवाई को बना लेगा और मुझे यकीन है कि आप इसे पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और वैसे भी वो लिन फैमिली से बिलोंग करता है और इसके अलावा उसके पास कुछ ज्यादा अच्छी स्किल्स नहीं है। वह थोड़ा बहुत दवाइयों के बारे में जानता होगा, लेकिन उसने जब मेरे सर पर हाथ रखा था वो जरूर एक तुक्का होगा, या फिर जरूर उसकी किस्मत उस वक्त ज्यादा ही अच्छी थी जिस वजह से मैं उस वक्त थोड़ा बहुत ठीक हो पाया था। लेकिन ये कोई भी सेंस नहीं बनाता कि उसने मेरे सर पर हाथ रखकर ही मुझे ठीक कर दिया था। जिस पर विंग कहती है कि आखिरकार वो हमसे झूठ क्यों बोलना चाहेगा, और वैसे भी मुझे यकीन है कि वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है और वो उसे ठीक कर लेगा। तो मुझे लगता है कि ग्रैंडपा आपको यहाँ पर इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आता है और वो आते हुए कहता है कि मिस्टर सिंह, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंतजार करवाया होगा, लेकिन मैंने इसे बना लिया है और मुझे लगता है कि आप इसकी वजह से पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे, लेकिन आप इसकी मदद से इतना जल्दी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको इसके बाद भी थोड़ा बहुत
ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, लेकिन ये हाल ही में आपको थोड़ा बहुत तो स्वस्थ कर ही सकता है। और हम देखते हैं उस पिल को जो कि यहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्मोक छोड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक फेल एक्सपेरिमेंट है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टली उस मेडिसिन को देखकर हैरान थे और वो कहते हैं कि बच्चे आखिरकार ये तूने क्या बना दिया है, कहीं तूने हजारों पॉइजन को मिलाकर कोई बहुत बड़ा पॉइजन तो नहीं बना दिया है, आखिरकार तूने इसे बनाया तो बनाया कैसे, क्योंकि यह चीज इतनी ज्यादा भयानक है ना कि इसकी स्मेल ही किसी को बेहोश कर सकती है और कमजोर दिल वाले तो यहाँ पर कोमा के अंदर भी जा सकते हैं इसे सूंघ कर। और हम देखते हैं कि जिसे मेडिसिन खानी होती है उसके तो पूरी तरीके से होश ही उड़ चुके होते हैं कि क्या मैं इसे खाऊंगा, और बाकी दोनों को तो यहाँ पर उल्टी आ रही होती है उसे सूंघ कर ही। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है और इसके अंदर बहुत कमाल की मेडिसिन का मैंने यूज किया और इसके अलावा ये काफी ज्यादा बेहतरीन पिल है। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं कि क्या ये एक पिल है, मुझे तो लगता है कि हजारों मरे हुए कुत्तों का दिल है जो कि सड़ जाने के कारण यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से स्मेल कर रहा है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पहले तो ये काफी ज्यादा अच्छी स्मेल कर रही थी, बट ये बाद में काफी ज्यादा बुरी तरीके से स्मेल करने लगी और मुझे इसकी स्मेल की वजह से खुद की नाक को भी यहाँ पर बंद करना पड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है और मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की है और ये पिल पूरी तरीके से काम करने वाली है। जी पर हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर ली कहते हैं कि क्या तूने इतनी ज्यादा घटिया पिल बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, मुझे यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा बेवकूफ है। मतलब अगर तू जाकर ना कचड़े के अंदर भी ऐसी दवाइयाँ ढूंढेगा ना तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो क्या मुझे तू ठीक ठीक बता सकता है कि ये दवाई सच में किसी को ठीक करने के लिए है या फिर उसे पागल कर मार देने के लिए है। जी पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भले ही आपको पहली बार में ये इतनी ज्यादा मजेदार ना लगे, लेकिन आप जैसे ही इसे खाएंगे मिस्टर शिव, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आपको एकदम नए जैसा बना देगी, आपको ऐसा फील कराएगी जैसे कि आप अपनी जवानी के दिनों के अंदर आ चुके हैं और काफी ज्यादा ठीक हो चुके होंगे। जी पर हम देखते हैं विंग यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को कन्विंस करने लगती है और वो कहती है कि आपको इसे ट्राई करने में क्या होता है, और वैसे भी सभी दवाइयाँ कड़वी होती हैं तो ये भी उन्हीं दवाइयों की तरीके एक दवाई है, तो इसका भी कड़वा होना थोड़ा बहुत लाजमी है। लेकिन आप बिना बुक को पढ़े उसके कवर को कैसे जज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रैंडपा आपको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। जी पर हम देखते हैं वहाँ पर वो डॉक्टर उस पिल को देखने लगता है और वो कहता है कि तो थोड़ा चाइनीज मेडिसिन की तरीके है, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा यूनिक तरीके से बनाई गई है। मुझे नहीं पता कि तुमने इसे बनाना सीखा कहाँ से है, लेकिन मुझे ये बात तो पता है कि ये दवाई बिल्कुल भी सही नहीं बनी हुई है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये दवाई बिल्कुल ही सही बनी हो, क्योंकि मुझे इन दवाइयों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था और मुझे इसे देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर कोई पॉइजन पड़ा होगा। तो मिस्टर सू, मुझे लगता है कि आप जरूर से एक बार और ट्राई कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाए। जिस पर मिस्टर सू उस दवाई को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं कि अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार तो इसे ट्राई करना ही चाहिए, भले इसके बाद मुझे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं इस दुनिया के अंदर ना रहूं या फिर थोड़ा बहुत पागल बन जाऊं, लेकिन आखिरकार एक बार तो मैं इसे ट्राई कर ही सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर सू उस दवाई को खाने लगते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर ली से कि डॉक्टर ली प्लीज मेरे जाने के बाद आप मेरी बेटी का ख्याल रखना, और वैसे भी अगर इस दवाई को खाने के बाद मुझे कुछ हो जाए ना तो प्लीज आप उस बच्चे के साथ कुछ ही मत करना। जिस पर डॉक्टर सू कहते हैं कि आप बिल्कुल भी इस बारे में चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी यहाँ पर हूँ। और हम देखते हैं कि जिसके बाद मिस्टर सू उस दवाई को खा लेते हैं और हम देखते हैं कि उसे खाने के बाद मिस्टर सू को फील होने लगता है कि जैसे उनकी बॉडी काफी ज्यादा ही हल्की हो चुकी है। और जहाँ तक बात रही मेरी ताकत की, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी ताकत यहाँ पर सुपर साइयन के सेकंड फॉर्म तक चली गई है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पंच में किसी मक्खी को भी बेहोश कर सकता हूँ। और इसे खाने के बाद तो यहाँ पर मेरी उम्र तो 55 की है, लेकिन मेरा दिल तो एकदम बचपन का फील हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर विंग को, जो कि यहाँ पर हैरान थी अपने ग्रैंडपा के हाथ को उनके दिल के पास देखकर, और वो कहती है कि ग्रैंडपा के यार आपको क्या हो गया है, क्या इसे खाने के बाद क्या आपको हार्ट अटैक आ चुका है या फिर आपको यहाँ पर दिल का दौरा पड़ चुका है। जिस पर डॉक्टर ली भी यहाँ पर हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो मिस्टर शिव का आखिरकार क्या आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। जी पर मिस्टर शिव कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मैं 10 साल और ज्यादा जवान हो चुका हूँ, और वैसे भी ये दवाई बहुत ज्यादा कमाल की है और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को बहुत आराम से कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि इस प्रोग्रेस को देखकर वहाँ पर डॉक्टर ली यहाँ पर हैरान होते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं कि भाई आखिरकार तूने ऐसा क्या कर दिया, कि मतलब तूने उन्हें ऐसी कौन सी दवा खिलाई थी जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा ही रिलैक्स हो चुके हैं। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, दरअसल मैंने यहाँ पर ना बस अंधेरे के अंदर तीर मारा था। जिस पर डॉक्टर ली कहते हैं कि क्या ऐसा कौन सा अंधेरे के अंदर तीर मारा था जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा ठीक महसूस कर रहे हैं। तभी मिस्टर जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि बच्चे मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे पहले इतना ज्यादा गलत समझ लिया था, और वैसे भी तू तो काफी ज्यादा कमाल का है, तो मैं तुझे कंपनसेशन के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ, और वैसे मैंने हाल ही में माउंटेन के ऊपर एक विला खरीदा है। जी पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई विला आपसे नहीं ले सकता। जी पर मिस्टर शिव कहते हैं कि तुझे तो ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता है कि तूने यहाँ पर किसकी लाइफ बचाई है, नहीं पता ना तो फिर इस विले को ले ले और जाने दे इसे। जी पर हमारा मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर हैरान होता है, लेकिन वो चीज के लिए तैयार हो जाता है हंसते हुए। जिसके बाद हमें उसी विले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होकर उसी को देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की नजर वहाँ पर शिव सिंह के ऊपर पड़ जाती है, जो कि वहीं पर थी, और वह उसे देखते हुए कहता है कि शिव सिंह आखिरकार तुम और यहाँ पर ये किसी सपने की तरह है जो कि मैंने बहुत पहले ही देखना छोड़ दिया है, और इसके अलावा तुम यहाँ पर करके आ रही हो, तुम जैसी एरोगेंट लड़की, हमारा यहाँ पर पहले से ही तलाक हो चुका है, तो तुम जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। जी पर शिव सिंह कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से भेजने वाले, और आखिरकार क्या तुमने खुद को देखा है कभी, तुम जैसे बेवकूफ और ट्रैश इंसान के पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है इस माउंटेन के ऊपर खड़े होने की भी, तो तुम इस विलेज से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर चले जाओ। जी पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वैसे भी मैं तो यहीं पर रहता हूँ। जी पर शिव सिंह इस बात को सुनकर हंसने
लगती है और वो कहते हैं क्या उतनी सारी पिटाई खाने के बाद क्या तुम्हारा दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है? ओह अफसोस, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर उन लोगों से तुम्हें यहाँ पर धीरे मारने के लिए कहना चाहिए था। जी पर यांग जिंग कहता है कि ये विला बहुत बड़ा है और वैसे भी कुछ फिजूल खर्ची करने वाले लोगों के लिए ये कभी भी सच नहीं हो सकता, तो इस तरीके के सपने देखना छोड़ दो और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे ट्रेस की हिम्मत कैसे हुई इस जैसे बड़े से बिल्ले को अपना कहने की। और हम देखते हैं कि वह दोनों ऐसे ही कहकर हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है। और वैसे आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि आपको ये कॉमिक पसंद है या फिर नहीं, और क्या वैसे मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। आप सब प्लीज इसके लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे जितना हो सके उतना शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। और आपके आने वाले कमेंट से ही मैं ये बात डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या मुझे इसे आगे एक्सप्लेन करना चाहिए या